नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडिया गठबंधन से बगावती तेवर की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने झारखंड के 4 लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से की। प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि इंडी गठबंधन में सीपीआई ने हजारीबाग सीट भी मांग रखी थी, जिसे नहीं माना गया। पार्टी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उसे अगर हजारीबाग सीट नहीं मिलती है तो वो अकेला चुनावी मैदान में होगी। इसी के तहत सीपीआई ने लोहरदग्गा से महेंद्र उरांव, पलामू से अभय कुमार, चतरा से अर्जुन कुमार और दुमका से राजेश कुमार किशकू को चुनावी मैदान में उतारा है। अगले कुछ दिनों में हजारीबाग सहित दूसरे सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। पहले से ऐलान की है कि अगर इंडिया गठबंधन ने हजारीबाग सीट सीपीआई को नहीं छोड़ा, हम झारखंड के 6-7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अभी हम पहले दौर में हमारे राज्य कार्यकारिणी ने ये समझ बनाई है कि हम 4 जगह पर अभी कैंडिडेट का घोषणा, उम्मीदवार की घोषणा करते हैं और चारों जगह हमारे कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर हम विचार मंथन चल रहा है, बाद में विचार करेंगे। हम लोहरदगा से महेंद्र उरांव जो लोहरदगा से महेंद्र उरांव हमारे उम्मीदवार हैं। यह एसटी के लिए रिजर्व है। अभय कुमार पलामू से जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। अर्जुन कुमार चतरा से जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और राजेश कुमार किसको दुमका से। ये चारों सीट पर हम उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। बाकी सीटों के बारे में हम बाद में विचार करेंगे और अभी हम कुछ और सीटों पर लड़ सकते हैं या किसको समर्थन देंगे नहीं देंगे, इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। हम इस पर बाद में बात करेंगे। इधर धनबाद लोकसभा क्षेत्र से सरयू राय के खड़े होने की बात पर वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धमकी दिए जाने के मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को सरायकेला में जिला कार्यालय में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद थे। पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद से लोकप्रिय प्रत्याशी ढुल्लू महतो को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की गई है। इन्होंने कहा कि जबरन गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम जोड़ा जा रहा है, जो एक षड्यंत्र है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन्होंने धन्यवाद के मामले पर जानकारी प्राप्त की है। वहीं प्रिंस खान के वायरल ऑडियो की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन द्वारा दिल्ली में महागठबंधन नेताओं से मिलने के मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी ने चुटकी लेते हुए कहा कि श्रीमती सोरेन किसी से भी मिले, ये उनका निजी मामला है, इससे भाजपा को कोई मतलब नहीं है। वहीं महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा ने झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिससे विपक्ष घबराया हुआ है। इसका नतीजा है कि उन्हें दमदार प्रत्याशी नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट पर भाजपा एवं महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। कहीं से किसी से मिलते हैं, उसमें क्या करना है, हमारा वो विषय नहीं है। लोग सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, किसी से भी मिल सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। अलग पार्ट है। आज तो हमारी बात हुई है वहाँ पर। हमने कहा कि जिस प्रकार से लोगों ने सोशल मीडिया में टैग किया है, उन्हें जो एक और आवाज़ आ रहा है प्रिंस खान का या किसका आवाज़ है, ये तो कह भी नहीं सकते। और ढुल्लू महतो का फोटो डाला हुआ है, दूसरे तरफ कृष्णा अग्रवाल है, सरयू राय है। तो हमने कहा कि यार पूरे मामले को जांच करानी चाहिए। मेरे समझ से आज
हमारे पार्टी के लोग लिखित में दे देंगे जांच कराने के लिए कि ये तो एक प्रकार से राजनीतिक जिसको कहते हैं ना षड्यंत्र, ताकि एक पार्टी के ओर से जो ढोलू महतो प्रत्याशी हैं उनके विरोध में एक षड्यंत्र चल रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है। वहीं विधायक सरयू राय ने धनबाद से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने रांची आवास में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने ढुल्लू महतो के सभी आपराधिक कारनामों की एक एक करके कलाई खोली। उन्होंने कहा कि ढुल्लू खुद को ओबीसी का हितैषी बताते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार ओबीसी वर्ग के परिवारों के ऊपर ही किए हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने उन परिवारों की चर्चा की जिनकी बिजली और पानी सरयू राय के आरोप के मुताबिक ढुल्लू महतो ने कटवा दी थी। इसके बाद सभी परिवार धरने पर भी बैठे थे। सरयू राय ने अपने संवाददाता सम्मेलन में ढुल्लू महतो के जिस तरह से कलाई खोली है उसके कई मायने माने जा सकते हैं। मालूम हो कि सरयू राय 4 दशक से अधिक समय से बीजेपी के नेता रहे। बाद में रघुवर दास से तनातनी के कारण उन्होंने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। अब चर्चा है कि सरयू राय धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, अलग अलग दलों की अलग प्रकृति होती है। हम लोग के यहाँ तो पहले बिहार में सोशलिस्ट पार्टी सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी। उसके बारे में लोग यही उदाहरण देते थे कि ये लोग 1 साल से अधिक समय तक अलग नहीं रह सकते हैं और 2 साल एक साथ नहीं रह सकते। तो जो विरोधी दल हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, तो जब उनको मौका लगता है एक साथ आते हैं और जब मौका लगता है आपस में ही द्वंद्व करते हैं। ये उनका मामला है, हम लोग को इसे कोई लेना नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से भी कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार करने का नारा दिया है। तो 400 पार जनता करा दे पार्लियामेंट में, कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि साहब हम 400 पार हो जाएंगे तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो जो काम वो 400 पार में कर सकते हैं वो 399 पार में भी कर सकते हैं। धनबाद को बख्श दें, ये मेरी अपील है भाजपा के नेताओं से। 400 पार का आपका उद्देश्य 399 पार में भी होगा। धन्यवाद, आप भूल जाइए कि आपके पास आएगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खिलाफ नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। नक्सलियों ने लोगों से चुनाव बहिष्कार करने की अपील पोस्टर के माध्यम से की है। मामला नक्सल प्रभावित टोंटो प्रखंड के लीसी मोती, पंडराई बेड़ा, डूमर जुआ, बड़ा लुइया और छोटा लुइया का है। यहाँ नक्सलियों के द्वारा बीती रात स्कूल सहित अन्य इलाकों में बैनर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। नक्सलियों ने पोस्टर बैनर लगाकर लोगों से वोट नहीं देने और वोट बहिष्कार करने की अपील की है। नक्सलियों के द्वारा किए गए इस पोस्टरबाजी से लोकतंत्र के महापर्व में आतंक और भय का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को लेकर अब तक कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की है। बहरहाल पुलिस प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जनता भयमुक्त वातावरण में लोकसभा चुनाव में मतदान करे और देश लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करे। इसको लेकर टोटो में लगातार सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। और इधर बिरसा नगर के रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रशांत सिन्हा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि रुपए के लेन देन में ये हत्या हुई थी। इस मामले में 22 मार्च को बिरसा नगर थाने में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। एसएसपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मामले में प्रशांत सिन्हा की हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निर्मल स्कूल गली के पास रहने वाली महिला मित्र काजल सुमन और उसके दोस्त रौनक को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने हजारीबाग से आकर बिरसा नगर से प्रशांत सिन्हा को हजारीबाग ले जाकर वहां हत्या कर दी थी। हत्या की घटना रौनक के खटाल पर की गई थी। हत्या के बाद शव बोरी में भरकर छिड़वा डैम के पास फेंक दिया गया था। एसएसपी ने बताया कि प्रशांत सिन्हा और काजल सुमन की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। बाद में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। प्रशांत सिन्हा ने कई लोगों से उधार पैसे लिए और काजल सुमन को दिए थे। वहीं काजल सुमन ने भी सीधे लोगों से पैसे लिए थे। प्रशांत सिन्हा ये पैसे मांगने लगे थे। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसी के बाद इन दोनों ने प्रशांत सिन्हा की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और प्रशांत सिन्हा की कलाई घड़ी बरामद कर ली है और तफ्तीश करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस दिनांक 22/3/24 को 364A यानी कि किडनैपिंग का एक मामला बिरसा नगर थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें कि प्रशांत सिन्हा नाम के एक युवक भी जो एक गाड़ी भी था,
उसकी रद्द करने की संमति भी मांगा था। इससे पूर्व 12 तारीख को इनकी घर वालों के द्वारा, परिजनों के द्वारा इनकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस लगातार गुमशुदगी पर काम कर रही है और उसके पश्चात अंततः इतनी प्राथमिकी दर्ज की गई है। गुमशुदगी के बाद इसका कोई पता नहीं चल पा। इसके बाद इस कांड का जब अनुसंधान आगे किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट टीम सिटी एसपी के नेतृत्व में डीएसपी सिटी को लीड कर रहे थे, इस पे कार्य कर रहे थे, जिसमें इस टीम के द्वारा इस घटना में शामिल जो अभियुक्त हैं काजल सुमन प्राथमिकी अभियुक्त एवं उनके मित्र और प्राथमिकी अभियुक्त रौनक कुमार, इन दो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा प्रकरण इस प्रकार से है कि काजल सुमन और खान सिन्हा के ये 2019 से फेसबुक के मार्फत इन लोगों की दोस्ती हुई और दोनों के बीच पैसे का भी काफी लेन देन, और इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट शांत सिन्हा डिमांड कर रहे थे कि अपना ये पैसा जो उन्होंने काजल सुमन को दिया था वापस करने के लिए। काजल सुमन ने पैसे लिए थे शांत से और प्रशांत के नाम पर, और लोगों से भी पैसा लिया गया था। उन पैसों के द्वारा अपने मित्र के साथ जिसने एक रेस्टोरेंट भी जो है वो हजारीबाग में खोला हुआ था, और जब वो पैसे की बार बार डिमांड करने लगा तो उस पैसे को दिलाने के नाम पर काजल सुमन यहाँ आकर इसको लेकर अपनी एक भाड़े की कार में यहाँ से 11 तारीख की दोपहर में सोनारी से ये लोग निकले और रांची होते हुए हजारीबाग पर, और वहां पर पहुंचने के बाद जो इसका मित्र था जिसके साथ एक कार पे ले गए स्कूटी में, और वहां पर जाकर के इसकी हत्या कर दी गई गला दबा। हत्या करने के बाद जो है उसको बोरे में डालकर छड़वा डैम के पास में जाकर के बॉडी जिसको लोग करने जैसे प्रयास के द्वारा किया गया, लेकिन पुलिस इसमें लगातार लगी रही और पहले ये महिला भी लापता हो गई, कोई भी इसका ड्रेस नहीं मिल रहा था। मतलब अनुसंधान के दौरान उसको ड्रेस दिया गया, उसके सामने में आया गया और उससे पूछताछ की गई, तो इसने प्रैक्टिस किया, पूरे मामले को बताया जिस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया के साथ में पैसों के लेन देन के कारण, और फिर बॉडी की भी रिकवरी की गई। बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया है और डीएनए के लिए भी जो है वो सैंपल सुरक्षित किया गया है, और इसमें जो प्रयुक्त हुई थी वो स्कूटी भी बरामद हुई है। साथ ही साथ जो मृतक प्रशांत कुमार सिन्हा है उनकी घड़ी और मोबाइल चार्जर वगैरह भी वो राजनीति हुई रौनक कुमार वर्मा है उसके पास से जब्त किया गया। ये एक दुखद घटना है जिसमें कि पुलिस लगातार ये और अंततः इसमें दोनों अभियुक्त शामिल थे उनकी गिरफ्तारी। वह राजधानी रांची में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजय सेठ मौजूद रहे। हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम पर संवाद कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ ने युवाओं से संवाद किया और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों एवं उनसे सामाजिक मुद्दों पर विमर्श किए। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में हुनर की कमी नहीं है, बस उन्हें मंच प्रदान करने की जरूरत है। संवाद में मौजूद युवाओं के सवालों पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। साथ ही कहा कि झारखंड के युवाओं में गुणों की कमी नहीं है, उन्हें मंच प्रदान करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आज देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण राज्य दूसरे राज्य से पीछे है। मौके पर उपस्थित युवाओं ने भी अपने अपने विचार रखे। देखो, हम कोई संकोच नहीं है। रांची एज ए कैपिटल अप टू मार्क नहीं। हम 3 राज्य अलग हुए, 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ की रायपुर कैपिटल, उसकी क्या स्थिति, वो कहाँ है। उत्तराखंड में आप देहरादून और हरिद्वार देखिए, हम कहाँ हैं। तो 23 सालों के अंदर हम राजधानी के लायक, उसमें राजधानी के लायक हमारा ट्रैफिक सिस्टम भी है, ट्रैफिक सेंस भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, सड़कें भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हैं। कि हम दोनों लोग जो मंच पर बैठे हैं वो युवावस्था की दहलीज को पार कर चुके हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है। हमारी 66% आबादी 35 वर्षों से कम की है। हमारे देश की जो औसत आयु है वो मात्र 29 वर्ष है।
मोदी नेतृत्व आज देश को स्वीकार है, अपार जन समर्थन मिल रहा है। भाजपा पूरे देश में अपना परचम लहराएगी और एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। मुझे भी लोग जरूर स्वीकारेंगे, ये कहना है भाजपा में शामिल हुई सांसद गीता कोड़ा का। लगातार सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड में सांसद गीता कोड़ा का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द होने पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में सांसद श्रीमती कोड़ा ने कहा कि कार्यक्रम रद्द नहीं हो रहे हैं, वे आगे होंगे। इन्होंने कहा कि इन्हें क्षेत्र से लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लगातार ये भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसंपर्क अभियान चला रही है। आज देश को मोदी नेतृत्व पसंद आ रहा है, जनता मुझे भी स्वीकार करेगी। गौरतलब है कि सांसद गीता कोड़ा रविवार को सरायकेला स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। देखिए, कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, कार्यक्रम चल ही रहा है। आज गम्हरिया क्षेत्र का था, गम्हरिया मंडल का, क्योंकि आज संगठन की भी बैठक है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी आए हैं, तो आज सभी को इस बैठक में उपस्थित होना था। कहीं भी हमारा कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है, वो लगातार निरंतर चल रहा है। जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ये लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है। इधर सरायकेला अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह के केबिन पर प्रवेश कर गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख कियाम हुसैन तथा 2 अन्य युवकों द्वारा गाली गलौज तथा अंचलाधिकारी के साथ बदसलूकी की गई। इधर घटना की दूसरे पक्ष की ओर से गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख कियाम हुसैन द्वारा अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग तथा मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सरायकेला थाना में लिखित सूचना दी गई है। घटना दोपहर 12:30 बजे के आसपास की है। अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे के आसपास गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख कियाम हुसैन अपने दोस्त शेख हसन एवं लाल खान के साथ केबिन में प्रवेश किए और म्यूटेशन से संबंधित पूछताछ करने लगे। म्यूटेशन कार्य में तकनीकी समस्या आने की बात कही गई तो उन्होंने गाली गलौज देते हुए मारपीट की। उन्होंने इस संबंध में सरायकेला थाना में घटना की सूचना लिखित रूप से दी है, जबकि गम्हरिया प्रखंड के उप प्रमुख कियाम द्वारा सरायकेला थाना में दिए गए सूचना में उन्होंने कहा है कि दोपहर 12:30 बजे उन्होंने अपने साथी शेख हसन एवं लाल खान के साथ अंचल अधिकारी के केबिन में प्रवेश किया और अंचल अधिकारी से रैयतों के काम के बारे में जानकारी मांगी। इतने में अंचल अधिकारी क्रोधित हो गए और दलाल कहकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यही नहीं, उनके साथ मारपीट करते हुए केबिन से बाहर कर दिया। काम कर रहे थे 12 बजे के आसपास, तो ऑफिस में हल्ला गुल्ला का आवाज़ आया, तो हमने अपना प्यून से पूछा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कियाम हुसैन नाम के व्यक्ति हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोगों पर दबाव बना रहे हैं। तो हमने उनको अपने चैम्बर में बुलाया और बैठाया उनको। 2 व्यक्ति उन लोग आए। हमने कहा कि आपका क्या काम है, आप बताइए, मैं आपका काम करूँगा। तो नहीं, आप लोग कोई काम नहीं करते हैं, आपका स्टाफ कोई काम नहीं करता है, खाली इलेक्शन का बहाना बना रहा है, इस टाइप से करके और चिल्लाने उल्लाने लगे, हल्ला करने लगे। तो हमने कहा कि आप काम तो बताइए। तो नहीं, काम नहीं बताएंगे, आप लोग काम नहीं करते हैं और आप लोग कुर्सी छोड़िए। और फिर 2 लड़का को बाहर से बुलाए और बोले वीडियो रिकॉर्डिंग करो, अभी सीओ को कुर्सी से उठा के जाएंगे। वो दबाव बनाने लगे कि कुर्सी छोड़िए, आप कुर्सी छोड़िए। उनके पास मोबाइल होगा तो जरूर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा। कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। फिर हमने जो कहा कि जो आप काम कर रहे हैं ये तो निर्वाचन कार्य में बाधा है, अभी आचार संहिता भी लगा है, इस तरह का कृत्य आप नहीं करिए। तो और आग बबूला हो गए कि नहीं, आज तो आपको कुर्सी से हटा के ही जाएंगे और उठने के लिए दबाव बनाने लगे। एक फाइल भी मेरा रखा हुआ था, इसको भी उन्होंने हाथ लगाया, फाड़ने का कोशिश किया। फिर हमने फाइल ले लिया, अपने गार्ड को बुलाया, फिर उनको बाहर किया। तब तक सारे कर्मचारी लोग भी आ गए। फिर सभी लोग उनको समझा बुझा करके बाहर किया। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में रामायण रिसर्च काउंसिल की झारखंड इकाई के तत्वावधान में एक कार्यक्रम सह संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यतः ये कार्यक्रम एवं संवाददाता सम्मेलन बिहार राज्य के सीतामढ़ी मां सीता जी की भव्य मंदिर निर्माण के विषय पर रहा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय संत संरक्षक मंडल के सदस्य ने बताया कि रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में बिहार राज्य के सीतामढ़ी में मां सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित तथा भव्य मंदिर का निर्माण करना संभावित है। इस हेतु काउंसिल को 30 एकड़ भूमि उपलब्ध हो गई है। साथ ही 25 एकड़ भूमि को लेकर बातचीत अंतिम चरणों में है।
उन्होंने कहा कि महज कुछ ही दिनों में ये प्रक्रिया पूरी होते ही मंदिर निर्माण कार्य का स्थान, कार्य के चरण और प्रारूप की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार सरकार भी इस ओर सजग हुई है, जो काफी हर्ष का विषय है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि काउंसिल की ही पहल पर अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़े आर्किटेक्ट बीते वर्ष सीतामढ़ी विकसित कर चुके हैं। हमारे काउंसिल की ओर से आग्रह होगा कि मां सीता के इस भव्य, आकर्षक और मनोरम मंदिर निर्माण में यथासंभव देशवासी पूर्ण रूप से सहयोग करें। कार्यकारिणी की घोषणा, ये कार्य करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, जैसा सभी को ज्ञात है। और झारखंड प्रदेश में रामायण रिसर्च काउंसिल में मात्र एक घोषणा पहले मैंने की थी, हमारे अमित जी महामंत्री, एक ही घोषणा हुई थी। तो अमित जी की घोषणा पहले हो चुकी है महामंत्री के रूप में। और जैसा केंद्र का आदेश हुआ है कि पूरे प्रदेश का संयोजक का कार्यभार मुझे दिया गया है, या वो प्रदेश संयोजक कह दे, प्रदेश अध्यक्ष कह दे, मुझे अपने पद बोलने में बहुत संकोच होता है, उचित नहीं लगता, किंतु केंद्र का आदेश है तो उनके आदेश के अनुसार मुझे मेरे जिम्मे अध्यक्ष पद संभालने की मुझे अनुमति, वहाँ से आदेश मिला है। उस कार्य को मैं करूँगा निश्चित रूप से पूरी टीम की ताकत के साथ में। उस प्रकार मैं जैसे चाहूँगा कि एक कार्यकारिणी में सर्वप्रथम मार्गदर्शक मंडल, जिससे पूज्य संतों का आशीर्वाद पूरे झारखंड प्रदेश को मिलेगा। जमशेदपुर के बरमाइश थाना पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम संदीप दास और अभय सिंह उर्फ यशदीप सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने उनके पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पोस्ट ऑफिस के समीप बुलेट सवार 2 युवकों ने मोबाइल की छिनतई की है, जिसके बाद टाइगर मोबाइल और गश्ती दल की टीम ने घेराबंदी करते हुए दोनों युवकों को छीने गए मोबाइल के साथ धर दबोचा। पूछताछ के क्रम में उनके पास से 7 अन्य मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इधर पूछताछ के बाद अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल रात्रि में यानी कि 30 मार्च की रात्रि में 9:30 बजे के आसपास एक बुलेट पे 2 लड़के सवार थे और उनके द्वारा एक मोबाइल छिनतई का मामला सामने आया, जिसको लेकर तुरंत कंट्रोल को एक्टिवेट किया गया और वायरलेस के माध्यम से मैसेज पास किया गया, जिसमें कि हमारे जो बाइक पेट्रोल हैं यानी कि जो टैंगो है और जो थाने की गश्ती है और पीसीआर है, इन सब को इकट्ठे लगाया गया और इन सब के सहयोग से घेराबंदी करते हुए इस बुलेट में सवार दोनों युवकों को और बुलेट को बरामद किया गया और उन दोनों को हिरासत में लिया गया ट्यूब गेट के पास में बरमामाई थाने के अंतर्गत। और इनसे जब और सघनता से पूछताछ की गई तो जो फ़ोन वो छीन करके भागे थे पोस्ट ऑफिस बरमामाई के पास से, वो फ़ोन भी इनके पास से बरामद हुआ। इसके अलावा जब इनके घर को सर्च किया गया और इनसे और पूछताछ की गई तो 7 मोबाइल फ़ोन कुल मिला करके इनके पास से बरामद किया गया। इन दोनों लड़कों की बात करें युवकों की क्रिमिनल हिस्ट्री के संदर्भ में भी और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पिछले जैसा इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 15-20 दिनों में ये लोग काफ़ी सक्रिय थे टेम्पो वाले एरिया में, गोलमुरी क्षेत्र में और इधर बरमामाई में भी उन्होंने 1-2 जगहों पर जो है छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। तो ये एक जगह पर इन्होंने अपने फ़ोन को दिया हुआ था, गिरवी में भी रखा हुआ था कुछ पैसे लेने के लिए। तो एक प्रकार से एक उभरता हुआ एक कह सकते हैं कि उभरते हुए अपराधी के रूप में या उभरते हुए छिनतई गिरोह के रूप में उसकी नकेल कसने में पुलिस को तरीके से सफलता प्राप्त हुई। वहीं राजधानी रांची के अग्रसेन भवन सभागार में आयोजित झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की 2 दिवसीय प्रांतीय सभा सह लघु अधिवेशन समागम का समापन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पूरा हुआ। प्रांतीय सभा में राज्य के कई जिले के मंच से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही। इस दौरान समाज के उत्थान को लेकर विभिन्न विषय बिंदुओं पर चर्चा और मंथन भी हुआ। आयोजन समिति की सदस्य ने बताया कि इस 2 दिवसीय अधिवेशन के समापन के दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रांतीय सभा से की गई एवं अंतिम सत्र समापन का रहा। इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य और अथक प्रयास कहीं न कहीं सफल रहा।
आज हमारा 31 तारीख, आज हमारे समापन समारोह है शाम को, आज ये लास्ट प्रोग्राम है। तो आज सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट के साथ सारे प्रांतीय अधिक जितने भी आए सबका ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमारी प्रांतीय सभा चली जो अभी तक चल रही है, प्रांतीय बैठक है। और बैठक के बाद हमारा दोपहर में अभी अवार्ड फंक्शन चलने वाला है। अभी दोपहर में युवा रत्न का अवार्ड फंक्शन होने वाला है और उसके बाद शाम को समापन समारोह होगा। और मुसाबनी 2 नंबर स्थित ईसाई कब्रिस्तान में मसीही समाज के लोगों ने ईस्टर संडे धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सभी चर्च से आए लोगों ने अपने पूर्वजों के कब्र को फूलों से सजाकर एवं कैंडल जलाकर उन्हें याद किया। इस दौरान जेईएल चर्च के फादर जिदान डंग ने प्रार्थना संपन्न कराई। ये दिन ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद खास होता है। गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईसाई धर्म के लोग ईस्टर संडे का पर्व मनाते हैं। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के बलिदान व त्याग से जुड़ा दिन है। इस दिन लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। वहीं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे, इसलिए ईसा मसीह के जीवित होने की खुशी में ईस्टर संडे का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जीवित होने के बाद यानी ईस्टर संडे के बाद 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहे और अपने शिष्यों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। उसके बाद वे स्वर्ग चले गए। इसको ईस्टर कहते हैं, पुनरुत्थान दिवस कहते हैं, यीशु मसीह का जी उठने का दिन कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आज के दिन में यीशु मसीह जो कि जी उठे थे, उनको मारा गया था, वो समाधि में थे और उनके कहने के आधार पर उन्होंने जीवित अवस्था में कहा था कि मैं तीसरे दिन में जी उठूँगा। आज जैसा दिन की तीसरे दिन है, आज के दिन उन्होंने जी उठा। और इसलिए जो कि मसीह समुदाय में, सारे क्रिश्चियन संप्रदाय में ये चीज़ को बहुत मान्यता दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना जो कि उद्धार कभी संभव नहीं है। हमारे बाइबल काल जो कि विश्वास के आधार पर अगर यीशु मसीह जी नहीं उठते हैं तो हमारे उद्धार नहीं होता है। और अवश्य जो है कि ये भविष्यवाणी हुई थी हजारों साल पहले, जो कि भविष्यवाणी हुई थी तमाम नबियों के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से, जिनके द्वारा ये सारी घटना घटी। इसलिए आज आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। यीशु मसीह को मारने का दिन लोग जो जिस प्रकार जो रो रहे थे, बिलक रहे थे, दुखी थे, अवश्य उद्धार के लिए हुआ था, लेकिन आज का दिन जो है जय का दिन है, उत्सव का दिन है, खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। ना कि केवल भारत देश में, सारा विश्व में, सारे संसार में इस दिन को क्या करते हैं, पालन करते हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में ईसाई समुदाय द्वारा ईस्टर संडे का पर्व मनाया गया। आज के दिन ही प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे। रविवार की तड़के सुबह लगभग 4 बजे जेईएल एवं सीएनआई चर्च से जुड़े ईसाई समुदाय के लोग कब्रिस्तान पहुंचे और अपने परिजनों की सारी कब्र को बेहतर तरीके से रंग रोगन कर सजाया हुआ था, जहां परिवार के सभी सदस्यों द्वारा मोमबत्ती जलाई गई। इसके बाद पुनः चर्च में सुबह 7 बजे से प्रार्थना सभा आयोजित की गई और इसके बाद एक दूसरे को सभी ने ईस्टर संडे की बधाई दी। और 31 मार्च को चक्रधरपुर के 5 मोड़ स्थित श्री सत्य साईं मंदिर में श्री सत्य साईं सेवा समिति के द्वारा 52वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसको लेकर श्री सत्य साईं मंदिर प्रांगण में रविवार को सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदिर में सुबह 5:20 से विभिन्न पूजन अनुष्ठान और भजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें ओमकारम, सुप्रभातम एवं नगर संकीर्तन, दिव्य झंडोत्तोलन, सत्यनारायण पूजा, दोपहर 11:30 बजे से भजन, सत्संग, प्रसाद वितरण, संध्या 6 बजे से भजन, बाल विकास, बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके बाद महामंगल आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान श्री सत्य साई मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी श्री सत्य साई के पूजन अनुष्ठान में लीन रहे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।